एक फेमस विदेशी टेनिस प्लेयर जो कि व्हाइट स्किन था ने अपनी ब्लैक स्किन फियांसी के साथ एक न्यूड फोटो शूट करवाया। यह फोटो एक ऐसी पत्रिका में पब्लिश हुआ जिसका सर्कुलेशन अधिक था। इसके साथ जो कैप्शन दिया गया था उसका आशय था, स्किन का कलर व्हाइट या ब्लैक होना कोई अंतर नहीं करता, इसलिए स्किन कलर के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये खिलाड़ी थे बेरिस बेकर और उनकी फियांसी थी एक्ट्रेस बारबरा फेल्टस। जिस जर्मन मैगजीन में यह फोटो पब्लिश हुआ था उसमें इसके साथ एक आलेख भी था जो कि रंग भेद का विरोध करता था। इस फोटो को दुनिया भर के कई पत्रिकाओं ने रिपब्लिश किया। इनमें से इंडिया की प्रमुख स्पोर्ट पत्रिका स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी था जिसने अपनी कवर स्टोरी इसे बनाया था। आनंद बाजार पत्रिका नामक एक मैगजीन ने इसे अपने दूसरे पेज पर छापा। एक व्यक्ति जो दोनों पत्रिकाओं का नियमित पाठक था ने कोर्ट में इस पर अश्लील फोटो छापने का केस किया। केस आईपीसी के सेक्शन 292 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के सेक्शन 4 के तहत दर्ज किया गया। अब आपके अनुसार क्या होना चाहिए इस केस में? न्यूड फोटो अश्लील है। दोनों मैगजीन ने कानून को तोड़ा और अश्लीलता को बढ़ावा देकर अपने रीडर्स की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर बात करने से पहले देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या है अभी तक अपने देश में। क्या अश्लीलता रोकने के लिए कोई विशेष कानून है? अगर है तो क्या यह पर्याप्त है? उससे भी बड़ी बात यह है कि अश्लीलता है क्या। अभी हाल में एक पत्रिका ने एक मॉडल का फोटो छापा था जो कि बच्चे को दूध पिला रही थी। कुछ लोगों को इसमें मातृत्व नजर आया, कुछ लोगों को अश्लीलता। और इस टाइप के जो व्यू हैं वो इस प्रश्न को और भी कठिन बना देते हैं। भारत में अश्लीलता से संबंधित सबसे प्रमुख कानून है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, यानी स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसे शॉर्ट में IRWP एक्ट भी कहते हैं। आईपीसी का सेक्शन 292 और वर्तमान बीएनएस का सेक्शन 294 भी इससे संबंधित प्रोविजन करता है। पर IRWP एक्ट विशेष और व्यापक कानून है जो अशिष्ट रूपन को परिभाषित भी करता है। हालांकि इस एक्ट में सेक्शन की संख्या केवल 10 है, जबकि आईपीसी या बीएनएस केवल अश्लील पुस्तक आदि की बिक्री की बात करता है। अश्लीलता क्या होती है जैसे मौलिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। इस संबंध में सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यह है कि अश्लीलता है क्या। तो पहले हम इसी पर विचार करते हैं। इस एक्ट में अश्लीलता के लिए महिलाओं का अशिष्ट रूपन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका सेक्शन 2C महिलाओं के अशिष्ट रूपन को डिफाइन करता हुआ कहता है कि स्त्री की आकृति, रूप, शरीर या किसी अंग, फिगर ऑफ वुमेन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ का ऐसा चित्रण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, निंदनीय हो। चौथा, लोक नैतिकता, नैतिक आचार, विकृति, क्षति या भ्रष्ट होने की संभावना वाला हो। अशिष्ट निरूपण या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। इस एक्ट में अश्लीलता को डिफाइन करने का कोशिश तो किया गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इसलिए जब कोर्ट्स के सामने ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि ये अश्लील है या नहीं, यानी अश्लीलता को कैसे पहचाना जाए। तो IRWP एक्ट के सेक्शन 2C में डेफिनेशन जो दिया गया है वो अशिष्ट, लोक नैतिकता, नैतिक आचार्य, विकृति, क्षति, भ्रष्टता जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। पर यह भावनाएं या अनुभव की चीज है जिसे मापा नहीं जा सकता। इसलिए जब कोर्ट्स के सामने ऐसे मामले आते हैं तब सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि अशिष्ट यानी इनडिसेंट माना जाए या नहीं। न्यायालयों ने इसे मापने के कई टेस्ट बनाए हैं जिनमें भारतीय संदर्भ में 2 टेस्ट बहुत प्रासंगिक है। पहला है हिकलिन टेस्ट। इसे इंग्लैंड के क्वींस बेंच ने वहां के एक केस में 1868 में निरूपित किया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1965 के रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में इस टेस्ट को लागू किया था, पर इसकी देश भर में तीखी आलोचना हुई। 2014 के अवीक सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को पलटते हुए कम्युनिटी टेस्ट का मापदंड अपनाया। अभी की स्थिति यही है। देश में अश्लीलता से संबंधित कानूनी संकल्पना के विकास में इन तीनों केस का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन तीनों केस और दोनों टेस्ट को एक बार देख लेते हैं। पहला केस है रेगिना वर्सेस हिकलिन 1868।
इस केस में क्वींस बेंच ने अश्लीलता को नापने का एक टेस्ट दिया जिसे हिकलिन टेस्ट कहा गया। ऐसी कोई सामग्री अशिष्ट मानी जा सकती है जो दूषित मस्तिष्क के लोगों के विचार या व्यवहार पर अनैतिक प्रभाव डालती है। डिप्रेव एंड करप्ट दोज हुज माइंड्स आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंस। क्लियरली इसमें दिखाए जाने वाले मटेरियल नहीं बल्कि लोगों पर इसके प्रभाव पर फोकस किया गया था। दूसरा टेस्ट है रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। इस केस में पिटिशनर एक विदेशी नॉवल लेडी चैटरलीज लवर के भारत में पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना चाहता था क्योंकि अनुसार यह नॉवल अश्लील था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हिकलिन टेस्ट को लागू किया। कोर्ट ने कमजोर नैतिकता के व्यक्ति पर इसके प्रभाव की संभावना देखते हुए इस उपन्यास को अश्लील माना। इस वर्डिक्ट को देश भर में क्रिटिसाइज किया गया। आलोचकों के अनुसार यह टेस्ट व्यक्ति केंद्रित यानी सब्जेक्टिव है। किसी व्यक्ति पर इसका प्रभाव एकमात्र कसौटी माना गया था। इससे किसी को कोई चीज अश्लील लग सकता है या किसी को नहीं। यह भी डर था कि व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर किसी कला या साहित्य को अशिष्ट मानकर प्रतिबंधित करना संभव हो जाएगा। इससे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी खतरे में पड़ जाएगी। इस केस के बाद जो बहस हुई उससे यह तो निश्चित हो गया कि अश्लीलता को परिभाषित करना और इसके लिए स्पष्ट कानून बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि आईपीसी का सेक्शन 292 इसके लिए सक्षम नहीं था। 1986 में ऐसा कानून बन भी गया, लेकिन इसके बाद एक और केस आया अवीक सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। यह वही केस था जिसके बारे में हम शुरू में बात कर चुके हैं, बेरिस बेकर वाला केस। इस केस में कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट के बदले कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को अपनाया। व्हाइट टेनिस प्लेयर बेरिस बेकर ने अपनी मंगेतर ब्लैक एक्ट्रेस बारबरा फेल्टर्स का न्यूड फोटोशूट दुनिया भर के पत्र पत्रिकाओं में छपवाया था। 2 भारतीय पत्रिकाओं ने भी इसे प्रमुखता से छापा। कोलकाता के अधिवक्ता ने इसे दोनों पत्रिकाओं का नियमित पाठक होने का दावा करते हुए दोनों पत्रिकाओं पर आईपीसी सेक्शन 292 और IRWP एक्ट के सेक्शन 4 के तहत केस किया। दोनों का कोलकाता में अच्छा खासा सर्कुलेशन था। दोनों पत्रिका इस केस को खत्म करवाने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ब्रिटेन में हिकलिन टेस्ट 1868 में निरूपित किया गया था। इसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 1987 के रूथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट केस में लागू करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने यह माना कि केवल ऐसे मटेरियल जो कि लस्टफुल थॉट्स को एक्साइट करते हैं अश्लील माना जा सकता है। अब सवाल आया कि लस्टफुल थॉट्स को किसके, इसके लिए कोर्ट ने कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को लागू किया। इसका अर्थ था एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, न कि नैतिक रूप से कमजोर व्यक्ति के दृष्टिकोण से। अश्लीलता समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, इस चीज को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। इसलिए हिकलिन टेस्ट भारत के संदर्भ में अप्रासंगिक नहीं रह गया था, ऐसा कोर्ट ने माना। कोर्ट ने यह भी माना कि किसी महिला के नग्न या अर्धनग्न शरीर के फोटो को तब तक अश्लील नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह देखने वालों में उत्तेजना जगाने का उद्देश्य न किया गया हो। अब यह कैसे तय होगा कि इसका किस उद्देश्य किया गया है? कोर्ट ने कहा कि इसके लिए फोटो का बैकग्राउंड, पर्टिकुलर पोस्चर आदि से समझा जा सकता है। इस टेस्ट के आधार पर कोर्ट ने माना कि खिलाड़ी का फोटो भले ही न्यूड था, लेकिन उसका उद्देश्य लोगों को उत्तेजित करना नहीं बल्कि उन्हें रंग भेद के विरुद्ध अवेयर करना था, यानी का उसका उद्देश्य पॉजिटिव था। इस संबंध में क्वेश्चन आता है, विज्ञापनों में महिलाओं के जो अशिष्ट चित्रण होते हैं उससे संबंधित क्या कानून है? IRWP एक्ट का सेक्शन 3 ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को पनिशेबल बनाता है और उस पर रोक लगाने के लिए सरकार को शक्ति देता है जो महिलाओं का अशिष्ट चित्रण करते हैं। इस एक्ट का सेक्शन 2A विज्ञापन को परिभाषित करता हुए कहता है कि नोटिस, लेबल, रैपर आदि तथा अन्य दस्तावेज के साथ साथ ऐसे सभी दृश्य निरूपण शामिल है जो लाइट, साउंड, स्मोक या गैस द्वारा बना है। स्पष्ट है कि विज्ञापन का अर्थ व्यापक है। इसमें अखबार, पत्रिका, पंपलेट, किसी वस्तु या उसके पैकिंग पर दिखाया गया कोई निरूपण भी शामिल है, भले ही वह छपे हुए रूप में हो टीवी या रेडियो पर। ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करवाना या इसके लिए अरेंजमेंट करना, प्रदर्शन करना,
इन सभी को निषिद्ध किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन या उसके प्रदर्शन में किसी तरह भाग लेना, इस सभी को दंडनीय बनाया गया है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति शब्द है, इसलिए इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। इस संबंध में एक और क्वेश्चन आता है जिसको कि ये एक्ट जो है डील करता है कि महिलाओं का अभद्र चित्रण जो करते हैं पुस्तक पुस्तिकाएं आदि जो भी प्रकाशित हैं, उनको क्या डाक द्वारा कहीं भेजा जा सकता है? तो IRWP एक्ट के सेक्शन 4 क्लियरली ऐसे पुस्तकों आदि के बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 4 ऐसे बुक्स, पंपलेट्स आदि के प्रकाशन एवं डाक द्वारा भेजने को प्रतिबंधित करता है, पर इसके कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें इसी सेक्शन के प्रोवाइजो में दिया गया है। पहला, पब्लिक गुड में होने के आधार पर इसे इन आधारों पर जस्टिफाई किया जा सकता है। पहला साइंस, दूसरा लिटरेचर, तीसरा आर्ट, चौथा एजुकेशन, पांचवा जनरल इंटरेस्ट। यानी कि इन आधारों पर इसको जस्टिफाई अगर किया जाता है तो उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दूसरा है धार्मिक उद्देश्य सद्भाव से प्रदर्शित किया जाए। तीसरा, किसी प्राचीन स्मारक, मंदिर, देव प्रतिमा को ले जाने वाले वाहन आदि पर प्रदर्शित मूर्ति, उत्खनन, आकृति, पेंटिंग आदि इस सेक्शन का अपवाद है। इस पर कोई अपराध नहीं बनेगा। जैसे अजंता, एलोरा, कोणार्क, खजुराहो आदि मंदिर या उसकी मूर्तियों का प्रदर्शन अगर किया जाता है तो इसको अपवाद में का लाभ मिलेगा। चौथा, वैसे माध्यम जिन पर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 लागू होता है। कारण यह है कि फिल्मों के लिए बनाए गए विशेष कानून है। IRWP एक्ट चूंकि एक व्यापक कानून है, एक अम्ब्रेला लॉ है अभी तक के लिए, तो इसलिए इसमें अपराध तो बताए ही गए हैं, उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, जो उसके प्रोसीजर है उसको भी बताया गया है। IRWP एक्ट के अनुसार जांच एजेंसियों अधिकारियों की जो शक्तियां हैं वो इसके सेक्शन 5 में बताया गया है, उसका प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 5 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड गजेटेड ऑफिसर अपने अंदर आने वाले एरिया में ऐसे अश्लील पुस्तकों या सामग्रियों के लिए सर्च कर सकता है, बशर्ते उसे विश्वास करने का कारण हो कि वहां ऐसे अपराध किए जा रहे हैं या किया जा चुका है या किया जा रहा है। किसी रीजनेबल टाइम पर जिसे वह जरूरी समझे वैसे असिस्टेंस लेकर उस स्थान पर प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है रीजनेबल टाइम पर। लेकिन इसी सेक्शन का प्रोवाइजो यह अपवाद लगाता है किसी निजी आवास पर बिना वारंट के प्रवेश नहीं कर सकेगा। ऐसी किसी भी सामग्री को जो कि इस एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जैसे विज्ञापन, किताबें, पेपर, फिल्म, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ इत्यादि को वह सीज भी कर सकता है अगर उसे विश्वास करने का कारण हो कि ये सामग्री इस कानून के विरुद्ध है। अगर उसे कोई रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य कोई सामग्री यहाँ मिलती है जिससे उसे लगे उसके पास रीजन टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण है कि अपराध को साबित करने में ये सबूत के रूप में काम आ सकते हैं, तो ऐसी सामग्री को भी वह कब्जे में ले सकता है। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 सीजर के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं करता, केवल ये कहता है कि सर्च और सीजर के लिए जहां तक संभव हो वहां तक CRPC के सेक्शन 94 में जो प्रक्रिया दिया गया है वह यहाँ भी लागू होगा। अब CRPC की जगह BNSS आ गया है। इसका सब सेक्शन कहता है कि इस सेक्शन के तहत जो भी सीजर हो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नजदीकी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा, फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इसे वह अधिकारी कस्टडी में रखेगा। सेक्शन 5 के परंतु यानी प्रोवाइजो के अनुसार निजी आवास पर वारंट के बाद ही तलाशी लिया जा सकता है। पब्लिक आवास जैसे होटल, गेस्ट हाउस आदि में बिना वारंट के भी तलाशी लिया जा सकता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन यह है कि विज्ञापन और पुस्तकों के जरिए महिला के अभद्र चित्रण करने वाले के लिए सजा क्या है। सेक्शन 6 जो है इसका वो सजा का प्रावधान करता है। सजा को 2 वर्गों में रखा गया है, पहली बार अपराध करने पर और दूसरी या अधिक बार अपराध करने पर। अगर अपराध पहली बार किया जाता है तब सजा 2 साल तक का कारावास या जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना 2000 तक हो सकता है। अगर दोबारा या 2 से अधिक बार अपराध किया गया हो तब सजा कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 5 वर्ष हो सकता है। जुर्माना कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 1 लाख हो सकता है। इससे संबंधित क्वेश्चन और भी है कि अगर कोई कंपनी ऐसा अपराध करे यानी कि महिलाओं का अशिष्ट निरूपण या इससे संबंधित कोई विज्ञापन वगैरह करे, उस पर क्या अपराध बनता है और उसके लिए सजा किसको दिया जा सकता है। तो एक लॉ का जनरल लॉ है कि कंपनी भी लीगल पर्सन होता है, लेकिन कंपनी को उन चीजों के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जो व्यक्ति करते हैं।
तो इस संबंध में इस एक्ट में क्लियरली प्रोविजन दिया गया है। इस एक्ट के अनुसार कंपनी की तरफ से अगर इस तरह का अपराध किया जाता है तब वैसे सभी व्यक्ति जो उस समय कंपनी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी वाले पद पर हो, जैसे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर आदि को अपराधी माना जाएगा। ऐसे अधिकारी अपने को बचाने के लिए केवल 2 बचाव ले सकते हैं। कंपनी द्वारा जो अपराध हुआ है उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, और दूसरा, ऐसे अपराध को रोकने के लिए उन्होंने वैसे सभी प्रयास किए जो सम्यक तत्परता यानी ड्यू डिलिजेंसी किया जा सकता था। अगर अधिकारी ने लापरवाही से या उपेक्षा से कार्य किया अथवा जानते हुए भी चुप रहा, हालांकि वह अपराध में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था, फिर भी उसे दंडित किया जा सकता है। एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि इस एक्ट के तहत जो भी अपराध है, यानी कि अश्लीलता से संबंधित जो भी अपराध है, महिलाओं के अश्लील निरूपण से संबंधित, उसकी प्रकृति क्या होती है। सेक्शन 8 इसके बारे में कहता है कि इस एक्ट के तहत जो भी अपराध है वो कॉग्निजेबल और बेलेबल हैं। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई अपराध इस एक्ट के तहत होता है तब कोर्ट संज्ञान लेकर इस पर केस चला सकता है, पर अपराधी को ट्रायल के दौरान जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जमानती अपराधों में यानी कि बेलेबल अपराधों में पुलिस स्टेशन से पुलिस द्वारा जमानत मिल जाएगा। इस एक्ट से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि महिलाओं के अशिष्ट चित्रण पर जो भी नियम बना सकता है वो पावर किसके पास है ये नियम बनाने की। इस एक्ट के तहत रूल बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, हालांकि कार्यान्वयन करवाने और अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अब जो IRWP एक्ट के बारे में जो हमने बात की है उसके आधार पर लगता है कि क्या ये सफिशिएंट है अश्लीलता रोकने के लिए, इसमें संशोधन की जरूरत है। 1986 में जब ये एक्ट बना था तब से लेकर अभी तक तकनीकी और लोगों की मानसिकता में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। सोशल मीडिया पर रील आदि के द्वारा फैलने वाली अश्लीलता के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इंटरनेट पर सामग्री इतने ज्यादा अपलोड होते हैं कि इन पर नजर रखना बहुत ही कठिन है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट भी OTT, यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे में अभी तक इन सबको सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुसार ही निपटारा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्त्री स्वयं ही अपनी मर्जी से अपना अश्लील वीडियो, ऑडियो, फोटो आदि स्वयं प्रकाशित करती है इंटरनेट के माध्यम से किसी और माध्यम से, तब उसे किस वर्ग में रखा जाएगा, पीड़ित, अपराधी या सह-अपराधी। इंटरनेट ने देशों की सीमाओं को भी बहुत व्यापक कर दिया। हो सकता है ऐसे अश्लील सामग्री किसी दूसरे देशों से आया हुआ हो। नई तकनीक के अनुरूप बनाने के लिए इस कानून में संशोधन की जरूरत बहुत वर्षों से महसूस की जा रही है। 2013-2018 में संशोधन के लिए बिल भी लाया गया था, पर अभी तक नहीं बनाया जा सका है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इसको कानून को बनाने में क्या समस्याएं आ रही हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं। नई तकनीक ने अश्लील सामग्री के बनाने, प्रकाशित करने और प्रचार करने के लिए लोगों को बहुत ही सक्षम कर दिया है। कोई भी कभी भी कहीं से अपने मोबाइल से कोई सामग्री अपलोड कर सकता है। ऐसे में उन पर व्यवहारिक रूप से कितना नजर रखा जा सकता है। साथ ही यह भी समस्या है कि अश्लीलता पर हर किसी का अपना नजरिया होता है। किसी को कोई सामग्री अश्लील लग सकता है, किसी को नहीं। अश्लीलता के नाम पर किसी की रचना को रोकना अब व्यक्ति की आजादी का प्रश्न भी खड़ा करेगा। अगर कोई सोशल मीडिया पर ऐसे सामग्री अपलोड कर उससे पैसे कमाता है तो फिर व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार का भी प्रश्न होगा। वास्तव में जो चीजें मनुष्य के व्यक्तिगत भाव से नियंत्रित होती है यानी सब्जेक्टिव होता है, उसके लिए कानून बहुत ही अधिक प्रभावी नहीं हो सकता। सरकार अगर ज्यादा रोकेगी तो विवाद भी हो सकता है। इस कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने से कोर्ट पर और भी बोझ बढ़ेगा, जो कि पहले से केस के अधिक भार से दबाव में है। अश्लीलता को डिफाइन करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस लगाना जरूरी है, जैसे मेडिकल, एजुकेशन, आर्ट आदि के लिए कुछ छूट तो देनी ही पड़ेगी, पर इसके लिए लिमिटेशन क्रॉस होने की संभावना हमेशा से ही बनी रहेगी। यह भी अनुभव रहा है कि अगर किसी सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो जनता में उसके बारे में जानने की उत्सुकता और अधिक बढ़ जाती है और उसका प्रसार और बढ़ता है। अंत में कहा जा सकता है कि अश्लीलता का प्रश्न सार्वजनिक नैतिकता, अभिव्यक्ति की आजादी, व्यवसाय की आजादी और निजता का अधिकार, इन तीनों में सूक्ष्म संतुलन का है। यह सच है कि इस विषय को अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता है, पर इस बारे में कई व्यवहारिक और तकनीकी समस्याएं हैं। इन सबका प्रभावी समाधान यही हो सकता है कि जनता अपने स्तर पर ऐसी सामग्रियों का बहिष्कार करे, तकनीकी रूप से अधिक नियंत्रण हो। इसके लिए एक अधिक व्यापक कानून की जरूरत है जो कि अधिक व्यवहारिक और प्रभावी रूप से ऐसी सामग्रियों पर नियंत्रण लगा सके
और सभी अधिकारों में संतुलन बनाए रख सके।